पहले विद्यार्थी है यानी कि मेहनत की और कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। क्या करना है कि अपना ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाई आप करेंगे, लेकिन आपको यह मूल्यांकन करना होगा। पहली बात, अपनी पूरी जो रणनीति है, पूरी जो स्ट्रेटजी थी, उस एडवांस या स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स, मैगजीन, यानी कि अगर हम यहां कहें तो करंट अफेयर में आप पाओगे। करंट अफेयर में एक तो होते हैं आपके जो न्यूज़पेपर्स और दूसरी होती है मैगजीन्स के अंदर खासकर ज्यादा, और कुछ पॉलिटी के अंदर भी ये कंसेप्ट्स होते हैं। अगर वो क्लियर आपने कर लिए तो उसके बाद आपको बार बार वो चीजें को दोहरा करके राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने आप को आगे ले जाना होता है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूं ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका नहीं हुआ है वो सारा आपको, और अपनी रणनीति, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसे बदलना है। उसे बदलने के बाद में फिर आप देखेंगे कि आपको सक्सेस किस तरीके से मिलती है। मेंटोर, याद रखना, एक बात याद रखना, ये मेंटोर आपको जरूर रखना है। इसी में हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर यूपीएससी में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन विद्यार्थियों को, ऐसे एस्पायरेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 3 कैटेगरी में मैंने इनको बांटा है। पहला है विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनका क्लियर नहीं हुआ। पहले विद्यार्थी है यानी कि मेहनत की और कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, पहले ये है। दूसरे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की और उसके बाद यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ। दूसरे हैं मेहनत नहीं की और कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तीसरा है, अच्छा इसी में ऐसे विद्यार्थी भी हैं, तीसरे हैं जो अभी तैयारी के विषय में सोच रहे हैं। और चौथे हैं अब की बार एग्जाम छोड़ दिया था। क्लियर? मैंने इनको 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको करके हम इन्हें देखने वाले हैं। पहले वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत तो की लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले कट ऑफ नहीं, तो पहले हम बात करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत तो की लेकिन उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप और मेहनत के अनुरूप रिजल्ट प्राप्त नहीं करते, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स सुझाए हैं। अगर आप उन विद्यार्थियों में से हैं, उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने मेहनत तो की थी और आपको लग भी रहा था कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, आप इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाए जितने आपको कट ऑफ से पार करा देते। मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया है उसमें अगर आप 5 से 46 क्वेश्चन सही हैं, लगभग 90 से 92 मार्क्स टोटल आ रहे हैं, तो आपका कट ऑफ क्लियर है, ऐसा मान के चले, सुरक्षित हैं आप। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आप उस कैटेगरी में आएंगे कि भाई आपने मेहनत की, आपको लगा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूंगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने गिनाए हैं जिन्हें आप टिक करेंगे और बताएंगे कि क्या वास्तव में आपने ये किया था या नहीं किया था। आप इसमें अब क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाने के बाद आप क्या करें। आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है आपको, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, आपको अब इसके बाद क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ नहीं हुआ फिर आप पुनः उसी तैयारी में लग जाएं, और क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी की रणनीति नहीं बदलेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स दोबारा भी वही रिपीट होने वाला है। ये मत समझना कि टाइम बहुत है, मैं कर लूंगा सारा कवर, नहीं, आपको लिमिटेशंस समझनी होंगी और उस लिमिटेशंस को समझने के बाद ही आप कर पाएंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें, स्वयं का मूल्यांकन करें। स्वयं का मूल्यांकन, अब आपको स्वयं का मूल्यांकन करना। अब स्वयं का मूल्यांकन कैसे करेंगे, आपका जो टाइम टेबल है, क्या आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी, जो आपने टाइम टेबल बनाया लगभग 80% उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी, क्या आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, क्या आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सीमित रखा था, क्या आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है, यानी कि आपका जो टाइम आपने लगाया है, 8-10 घंटे डेली पढ़ाई की है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है या नहीं की है, क्या आपने बहुत सारे टेस्ट लगा करके ये चेक किया है कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं वो रिकॉल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। तो अभी आपके पास जो टाइम है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो है वो 14 जून तक आएगा,
14 जून तक आएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है। तो जब तक आपको क्या करना है कि अपना ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाई आप करेंगे, लेकिन आपको ये मूल्यांकन करना होगा। पहली बात, अपनी पूरी जो रणनीति है, पूरी जो स्ट्रेटजी थी, उसको लेकर के आपको एक बार ओवरव्यू उसको करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो किया है क्या वास्तव में वो ऐसा ही है जैसा होना चाहिए था, या जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने टाइम टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग था या नहीं। दूसरा, जहां से आपने पढ़ाई की है, जहां से पढ़ाई की, अब जहां से पढ़ाई की का मतलब क्या है, शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, यानी कि शिक्षक और शिक्षण संस्थान, इन दोनों का भी मूल्यांकन करना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, ये दोनों का आपको मूल्यांकन करना है। अब इसमें क्या मूल्यांकन करेंगे आपको, जैसे जो शिक्षक है क्या वो वास्तव में उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं जो यूपीएससी में डिमांड है, यानी कि जो यूपीएससी की डिमांड है क्या उसी तरीका से वो पढ़ा रहे हैं, या फिर अभी भी उनका वही तरीका है जो आज से 20 साल पहले का था, क्या ये है। दूसरा, जो उनके द्वारा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है क्या वो ऐसा है जो यूपीएससी जिस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या वो स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, क्या वो उसको मीट आउट कर पा रहे हैं, या जो आपके इंस्टीट्यूशन और आपके शिक्षकों ने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है या जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया है क्या वो एज इट इज है जैसा कि आपको यूपीएससी के लिए चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पुनः सोचने की आवश्यकता है, ये आप ध्यान रखें। तो दूसरा पॉइंट आपका है कि आपको अपने शिक्षक का और अपने शिक्षण संस्थान का मूल्यांकन करना है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे तो वो ऑनलाइन है। उसके बाद तीसरा, जो आपने अध्ययन सामग्री पढ़ी है, अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल, उसको भी एक बार देखने की आवश्यकता है। कैसे देखने की आवश्यकता है, पहले तो उसकी क्वालिटी देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो मैं पढ़ रहा हूं, जो बुक्स मैंने फॉलो की हैं, जो वेबसाइट मैंने फॉलो की हैं, जो न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किए हैं, या जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, क्या वो यूपीएससी के जिस राह पर यूपीएससी है क्या वो भी उसी राह पर चल रहे हैं, या ऐसे तो नहीं है कि यूपीएससी अलग पेज पे है और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये अलग ही पेज पे है। रिजल्ट नहीं होने का एक कारण आपका ये भी है, और इसमें आपको ये भी देखना है, आपको क्या देखना है कि आप कहीं मल्टीपल रिसोर्सेज तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मल्टीपल रिसोर्सेज का ये मतलब है, आपको मैं बताता हूं। रिसोर्सेज, उसमें हम दो तरीका से रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, एक तो करंट अफेयर और दूसरा होता है स्टैटिक पार्ट। अब स्टैटिक पार्ट जो होता है उसमें हमको फॉलो करनी होती हैं बुक्स और कुछ मैगजीन्स। क्लियर। अब जो बुक्स है वो दो भागों में बांटते हैं हम, एक होती हैं बेसिक बुक्स और दूसरे होती हैं एडवांस या स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स। मैगजीन यानी कि अगर हम यहां कहें तो करंट अफेयर में आप आओगे, करंट अफेयर में एक तो होते हैं आपके जो न्यूज़पेपर्स और दूसरे होती हैं मैगजीन्स। मैगजीन्स में जैसे न्यूज़पेपर में क्या है, द हिंदू, और मैगजीन्स में आप पढ़ सकते हैं एक तो योजना, कुरुक्षेत्र और विजन आईएएस। क्लियर है। तो ये है। अब आप ये देखेंगे कि जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनमें क्या होती हैं, एनसीईआरटी, और एडवांस बुक्स में जो होती है जैसे कि राजीव अहीर का बुक हो गया, विपिन चंद्रा का बुक हो गया, और नितिन सिंघानिया सर का बुक हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ये सब इसमें आती हैं। अब आपको ये देखना है कि वास्तव में जो एनसीईआरटी है क्या आपने उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है या उनको उसी अप्रोच से पढ़ा है जो अप्रोच यूपीएससी के लिए चाहिए। दूसरा है एडवांस बुक्स, एडवांस बुक्स में आपने सिंगल बुक ही फॉलो की है या फिर एक एक विषय की आपने 2 से 3 बुक फॉलो की है, ये आपको देखना होगा यहाँ पर। फिर आता है न्यूज़पेपर। अब आप में यहाँ आता है करंट अफेयर का पार्ट। तो करंट अफेयर में आपको ये देखना है कि जो न्यूज़पेपर आपने देखा है क्या कहीं यूट्यूब से देख करके ही तो आपने नहीं कर लिया है, या आपने वास्तव में एक्चुअल पेपर पढ़ा है और सिर्फ यूट्यूब से आपने उसको अपडेट करने का काम किया है, या एक बार रिवाइज या रिवाइंड करने का काम किया है। तो आपकी अप्रोच सही है। उसी तरीका से आपने योजना, कुरुक्षेत्र ये सारी पढ़ी है और साथ ही साथ इनको आपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है या नहीं। अगर आपने इनको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार है। आपको अगर आपने 100% पढ़ाई की है तो 10% या 20% ही आप उसमें से याद रख पाएंगे, आप सारा भूल जाएंगे। तो आपको एक ये याद रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। आपका जो चौथा पॉइंट है, फोकस, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, रिवीजन, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपने टाइम मैनेज किया अपना पढ़ाई में। टाइम मैनेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने उठाया है, अब उसके अंदर 4 पार्ट हैं, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर
और अगर एक और जोड़ा है, अगर मेंस में, प्रीलिम्स का तो ये हो गया, मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आते हैं, अब देखो आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से कम आते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के कम आते हैं। अगर आपने मानो इसमें लगाए हैं 5 घंटे, तो क्या इसमें भी तो 5 घंटे नहीं लगा दिया आपने? अगर आपने बराबर टाइम लगा दिया तो आपकी जो रणनीति है वो खराब है, जबकि आपको ये देखना है कि किस पोर्शन का कितना वेटेज है एग्जाम में, उसी तरीका से टाइम को डिवाइड करना है। अब इसी तरीका से अगर मैं कंपैरिजन के लिए एक और पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, पॉलिटी, तो आपने देखा कि पॉलिटी और हिस्ट्री में अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ओवरऑल हिस्ट्री से। तो अब ये देखना है कि जो पॉलिटी है और जो ओवरऑल हिस्ट्री है, क्या हमने दोनों को बराबर टाइम तो नहीं दे दिया? तो अगर आपने दिया है तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है और रणनीति जो है वो गलत है, इससे आपको सही करना होगा। फिर आते हैं आपके फोकस पर। ये देखना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे 8 या 10 घंटे की, तो क्या वास्तव में वो एक डीप स्टडी थी, या फिर आपके हाथ में मोबाइल था, रील चल रही थी और दूसरी आप पढ़ाई कर रहे थे, या दिमाग में कुछ और था, यानी कि मुझे वहां जाना है या मुझे अभी ये पढ़ाई करनी है, या बहुत सारी चीजें। तो ये आपके दिमाग में ये था या फिर आपका फोकस था या नहीं था? उसी समय आता है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में यही है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, वो बार बार, यानी कि मैं फ्रेंड्स की बात हम यहाँ जीएफ और बीएफ की हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रैक्शन है। आपकी जो फैमिली है वो कैसी है, क्या वहां पे शांति है, लड़ाई झगड़े हैं, ये भी सारी आपको देखना होगा। और रिवीजन में मैंने आपको बताया कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, क्या बुक को आप हाईलाइट करके पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसके बाद में उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, मेन पॉइंट्स आप निकाल लेते हैं। तो रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होना चाहिए, मल्टीपल टाइम, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा आज का, न्यू स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको अपना जो 5वां पॉइंट है वो है न्यू स्टडी मटेरियल। क्या वास्तव में आप न्यू स्टडी मटेरियल के लिए तो नहीं भागते कि भाई मुझे नया नया चाहिए, जैसे कि आपने 10 वेबसाइट फॉलो की हुई हैं, 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, 4 पेड कोर्स खरीदे हुए हैं, तो क्या वास्तव में आपको नए नए स्टडी मटेरियल को पढ़ने की एक आदत तो नहीं है कि आपको नया नया पढ़ना, रिवीजन पर आप ध्यान नहीं देते, और जो नए नए कोचिंग संस्थान है उनके नोट्स आप खरीदते रहते हैं? तो अगर आपकी ये आदत है तो आपको ये आदत भी बदलनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बता रहा हूं मैं, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम देंगे तो आप इसे क्लियर कर पाएं। अपने आप में ही बदलाव करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप ये यूपीएससी में वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं। 6 पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है अपना फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल यानी कि आपको अपने जो मित्र हैं वो वैसे ही बनाने हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास ऐसे ही लोग हों जो यूपीएससी की तैयारी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, जिनका स्टेट ऑफ माइंड आपकी तरह है, यानी कि वो आपकी तरह ही सोचना उनके लिए जरूरी है। और जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर आप दोनों मिलकर के एक क्या करेंगे, डिबेट कर लेंगे, आपस में डिस्कशन कर लेंगे, कुछ रिपोर्ट्स ढूंढ लेंगे, कुछ न्यूज़पेपर क्लिप्स ढूंढ करके उनको पुस्ट कर लेंगे, मतलब उसको देख लेंगे कि फैक्ट चेक कर लेंगे उसका। तो नई नई चीज, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना आ गया है, उसकी हेल्प लेकर के आप अपने आप को मजबूत करते जाएंगे। यानी कि 5 लोग हैं तो वो क्या करेंगे, 5 लोगों का एक, मतलब आप 5 लोग हैं तो नई चीज सीखेंगे। आप क्या करेंगे भाई, आप आज आपको क्या करना है, एक को तो उसका जो भी क्वेश्चन है या जो भी टॉपिक है आपका उसकी व्याख्या तैयार करनी है। दूसरे को क्या करना है, उसके लिए कुछ ग्राफिक्स डिजाइन करने हैं ताकि आप उनको याद रख पाए। तीसरे को क्या करना है, तीसरे को उसको समराइज करना है, जो ये व्याख्या है उसको पॉइंट्स में लेकर के आना है। चौथे को क्या करना है, इस तरीके से आप उसकी कहानी बनानी है ताकि वो याद रह पाए। तो ऐसे आप 4-5 लोग मिलकर के आप क्या है कि उसका एक जो टॉपिक है उसको 360 डिग्री कवर करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं, चाहे उसमें 2 लोग हैं या 3 लोग हों, लेकिन हो वो सेम स्टेटस ऑफ माइंड के, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है, जीवन की जो लक्ष्य है वो सेम है। तो ये है। अब सिर्फ फ्रेंड्स की तैयारी ही नहीं करा, हाँ, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रीलिम्स की जो तैयारी है। अब आपको सपोज करो प्रीलिम्स तो नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको पुनः प्रीलिम्स की तैयारी में नहीं लग जाना है, यानी कि पुनः प्रीलिम्स की तैयारी में नहीं लगना, नहीं लगना। क्या करना है फिर, अब आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ करके चलना है। क्या करना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसका तैयारी साथ करके चलना है। यानी कि आपको अपना टाइम ऐसा मैनेज करना है कि प्रीलिम्स के लिए मुझे इतना घंटा टाइम लगाना है और मेंस के लिए मुझे इतना। जैसे कि आप मानो 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे में से आपको पता है कि मुझे 4 घंटा यहाँ पढ़ना है या 6 घंटे यहाँ पढ़ना है, या वाइस वर्सा 6 घंटे यहाँ पढ़ना है, 4 घंटे यहाँ पढ़ना है। अब इसमें आपको अपने आप को डिवाइड करना होगा कि भाई मुझे मेंस की तैयारी साथ करके चलनी है, अलग से ऐसा नहीं कि मैं फिर दोबारा से प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर दूं। तो अपने माइंड को चेंज करना होगा और इसी वे पर आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट हुआ नहीं है तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी रणनीति बदलनी है। और ऐसा मत करना कि कहीं नई कोचिंग को जाकर के फिर ज्वाइन कर लेना, वो मत कर लेना। आपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, बाहर की बदलाव से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको अंदर से बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप ये कर पाते हैं तो आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम आपका जो है रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ 7वां पॉइंट है, अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तीसरी या चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं और फेल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं यानी कि 3 या 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं
और आप क्या कर रहे हैं, फेल कर गए हैं इस वाले एग्जाम में, ये आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। तो याद रखें कि कोई एक स्किल आप गेट कर लें, कोई भी एक स्किल आपको बनानी है अपनी। आज ऑनलाइन है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो एक साइड वर्क करना है, अगर आपका उद्देश्य है यूपीएससी निकालना तो साइड वर्क करना है, साइड वर्क। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन थंबनेल जनरेट कर सकते हैं किसी के लिए, या आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो बच्चे हैं वो आंसर राइटिंग करते हैं तो उनके अंदर राइटिंग स्किल्स होती हैं। तो किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, किसी कोचिंग में जाकर के टेस्ट सीरीज जनरेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब जहां से आपको थोड़ी थोड़ी इनकम होती रहे और आप जो है अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको बिना किसी टेंशन के ले सकें। ये सब आपको करना है, क्योंकि आज ऑनलाइन है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सब आप जरूर करना, कि आप चाहे आपको 200 रुपए रोज मिल रहे हैं या 500 रुपए रोज, आप जरूर करना है साइड वर्क। 1 से 2 घंटे कार्य करना है और अपना साइड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और 8वां पॉइंट है, जब यानी कि ये जो पॉइंट है ना 8वां, ये उन बच्चों के लिए भी है जो अभी नए नए आ रहे हैं, जिन्हें एकदम तैयारी शुरू करनी है, उनके लिए भी है कि आपको एक टाइम निश्चित करना है। यानी कि तैयारी कब तक करनी है, तैयारी का टाइम फिक्स करो। अब जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप कितना कर सकते हैं, 24 मंथ लिख सकते हैं। 24 मंथ यानी कि 2 साल। 2 साल बहुत टाइम है। 2 साल के बाद में आपको तैयारी नहीं करनी, बल्कि आपको अपना कोई कार्य करना है और साथ ही साथ 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, इससे ज्यादा नहीं। आपको ये भी करना है ताकि आप जो है एकदम फ्री ऑफ माइंड रह सकें। तो ये आपको करना है, ये सही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो यूपीएससी भी हो जाएगा और आप साइड क्या है एक इनकम भी जनरेट करते रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब इंटरव्यू में जाएंगे और वो पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, तो आपको उन्हें उत्तर देने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको इन सब चीजों से मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इंटरव्यू भी आपका साथ साथ होता चलेगा। आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो यहाँ पे कर ही रहे होंगे। ये सारी बातें। अब आते हैं सेकंड टाइप के जो अभ्यर्थी हैं, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, उनकी मैं बात करता हूं। यानी कि सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप, सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए। अब इनमें क्या है कि ये अभ्यर्थी इन्होंने तैयारी नहीं की, सोचा कि ठीक है भाई अभी तैयारी नहीं कर रही, या उनका ऐसा टाइम नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की और एग्जाम दिया और एग्जाम में फेल कर गए हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें करना है सबसे पहले सिलेबस समझना है, सिलेबस समझना है। अच्छा, जो अभी मैंने जो फर्स्ट कैटेगरी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनमें मैंने ये नहीं बताया, उनमें मैंने बताया कि उनको अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करता है, और मैं ये अंडरस्टूड करके चल रहा हूं कि उन्होंने ये सारे स्टेप कर लिए हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर उन्होंने भी ये नहीं किया है तो आप इनको भी फॉलो करेंगे फर्स्ट वाले के साथ में, तो और आप सेकंड वाले फर्स्ट वाले को भी फॉलो करेंगे। ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के एस्पायरेंट्स, अगर मैं जो यहां बता रहा हूं सेकंड टाइप में, अगर आपने नहीं किया तो आप ये फॉलो करेंगे और वो भी फॉलो करेंगे। और जो सेकंड टाइप है उसके लिए फर्स्ट वाला फॉलो ही करना है, उसमें कोई भी ये नहीं है कि अलग कुछ नहीं है, उसमें भी सेम फॉलो करना है आपको, और साथ ही ये भी करना है। दूसरा पॉइंट है पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यूज को देखना है। और इसी में ये जो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप इसी में आ जाएंगे, थर्ड वाले भी इसी में आ जाएंगे। यानी कि थर्ड वाले कौन से हैं कि जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं यूपीएससी की या ना करूं, तो ये उनके लिए भी है। तो सिलेबस भी समझना है, दूसरा है पीवाईक्यू देखना है, तीसरा रिसोर्सेज की लिस्ट तैयार करनी है, रिसोर्सेज की लिस्ट तैयार करनी है। अब रिसोर्सेज की लिस्ट क्या है, जो मैंने अभी आपको भी बताया है वही लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, जिसके अंदर जैसे कि लिस्ट है तो उसमें आपको 2 भागों में, एक तो करंट अफेयर और दूसरा है बुक। और यहां से आप पहला वाला जो मैंने आपको बताया है वही जोड़ लेंगे। करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन, और यहाँ पर वो जो बुक है मैंने आपको जो बताया सेम यहीं से कवर करेंगे। तो इनकी आपको लिस्ट बना लेनी है। ये आपको अगर आपको चाहिए तो एक मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उस लिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करना है, कौन सा मैगजीन, पूरी बुक लिस्ट मैंने वहाँ पर बताई हुई है। आप चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में भी दे दूंगा और आइकॉन बटन में भी लगा दूंगा, और चाह करके आप या फिर इसी प्ले लिस्ट पर चले जाना एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, और वहाँ जाकर के आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो यूपीएससी के लिए चाहिए, प्लस ये वीडियो। अगर आपने वो पूरी प्ले लिस्ट प्लस ये वीडियो देख लिया, अगर इसे फॉलो कर लिया, तो आप समझ लें कि फिर आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पूरा बदलाव महसूस करेंगे, और आपके अंदर का बदलाव चाहिए। अगर आपके अंदर बदलाव आ गया है, आ जाएगा, तो समझिए कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। अगर आप बाहर की ओर भागते रहेंगे कि मैं ये वाला स्टडी मटेरियल पढ़ लूं, या फिर मैं इस वाले सर से पढ़ लूं, या उस वाले कोचिंग से पढ़ लूं, तो फिर नहीं होगा। 2 ही चीजों पर ध्यान रखना, एक जो भी विषय है यहाँ पे ये उनका जो लिस्ट आपने बनाया है, प्लस यूपीएससी का जो सिलेबस है, वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो कंसेप्ट होते हैं ना कुछ समझ में नहीं आते, तो जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कुछ हिस्ट्री में भी ऐसा है कि अगर याद नहीं रह पाता, अगर कोई स्टोरी बना करके उसे सुना दे तो हमें याद रह जाती है चीजें। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के अंदर खासकर ज्यादा, और कुछ पॉलिटी के अंदर भी ये कंसेप्ट्स होते हैं। अगर वो क्लियर आपने कर लिए तो उसके बाद आपको बार बार वो चीजें को दोहरा करके राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने आप को आगे ले जाना होता है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूं ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका नहीं हुआ है, आप कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा, अगर आप ये सारा प्लस मेरी पहली वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है, अगर वो आप पूरी फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं जो बता रहा हूं वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद में क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा
उसके बाद में कि आपने लिस्ट बना लिया, अब ये है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर होते हैं कंसेप्ट्स, तो वो कंसेप्ट्स जो हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। वो कहां से करेंगे आप? उसके लिए आपको चाहिए एक मेंटोर। मेंटोर यानी कि एक मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए, और मार्गदर्शक वो सिर्फ इसी का ना हो कि बस वो आपको ये बताए कि भाई करंट अफेयर कहां से पढ़ना, ये नहीं, बल्कि आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स होते हैं ना उनको भी बताए, और वो भी लाइव आकर के, तो लाइव डाउट सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपको मिलता नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ मेंटोर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो आपको इस तरीके से गाइड कर पाए, और वो मैं यहां पर लेकर के आने वाला हूं। इसी चैनल पर मेरी एक ऐप है, PRS ऑफिशियल, ऐप का नाम है PRS ऑफिशियल, ठीक है। इसके नाम से इसे आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, उसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आऊंगा ताकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, वो हम लाइव आकर के उस डाउट को सॉल्व करें, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर। मेंटोर के यही काम होंगे, एक तो कंसेप्ट, और एक आपका जो सही दिशा देना कि आप भटके ना, और भटकने के बाद आप कहीं अपने जो सही पथ है, सही डायरेक्शन है, उससे विचलित ना हो जाए, उससे आपको बचा कर रखना। तो ये है। अब बात आती है जो कंसेप्ट हैं वो कहां से क्लियर होंगे, मैंने एक तो बता दिया ये है। दूसरा है कि आप कोई भी कोचिंग जो ज्वाइन करे होंगे आपने, या यूट्यूब से, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई यूट्यूब से तैयारी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, तो वहां पर मैंने बताया हुआ कि वास्तव में यूट्यूब से तैयारी हो सकती है यूपीएससी की, या नहीं हो सकती। तो कंसेप्ट तो आप कोचिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से, पर पूरे कंसेप्ट आपको जो सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? उसके बाद आती है, और ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट था। अब आपको पहले वाला प्लस ये दोनों को मिलाकर के पढ़ना है, यानी फर्स्ट कैटेगरी प्लस ये वाला। अब आता है हमारा जो लास्ट है, जिसे हम बोलते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था, यानी कि उसे आप फोर्थ कैटेगरी कह सकते हैं। ये कौन है? जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था। क्लियर? अब जो बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कीजिए, यानी कि आपको अपने मन को बदलने की आवश्यकता है, दिमाग के जो स्टेटस है ना उसे बदलने की आवश्यकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचेंगे कि भाई अब के एग्जाम छोड़ देता हूं, अगली बार मैं इतने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आऊंगा, या मैं 80% क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको, बल्कि जितनी तैयारी है उसी तैयारी में एग्जाम देना चाहिए था। अगर आपका ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने थी, अगर आपने स्टेट ऑफ माइंड ये था कि नहीं अब की बार अच्छे से तैयारी करके देंगे, इससे आप बाहर निकल जाए। और इससे बाहर निकलने के बाद में जो स्ट्रेटजी मैंने आपको भी बताई है, वो स्ट्रेटजी फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट एस्पायरेंट्स के लिए जो मैंने बताया था, सेकंड वाला, और प्लस सेकंड और थर्ड मैंने एक साथ बताया था, और ये फोर्थ जो है ये आपके लिए है। आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना है। अगर आप ये बदल लेते हैं तो पहले जो दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे आप, और फॉलो करने के बाद में आप देखेंगे कि अपने आप में आप जो ये आपका जो मन है वो आपको किस तरीके से मूर्ख बनाता है, ये आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा, अगर आपने जो मैंने पीछे दोनों बताए हैं वो आपने कर लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो नोट है, यानी कि नोट मैं बता देता हूं, एक मेरा नोट है, सॉरी, आज का जो नोट है वो क्या है? वो है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन और नए कोर्स में अभी आपको नहीं जुड़ना है। किसी भी नए इंस्टीट्यूशन या किसी भी नए कोर्स से अभी आपको नहीं जुड़ना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। 14 जून को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आप जो भी है वो सोच लेना, लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन में एक बात याद रखनी है कि विदाउट मेंटोर यू कैन नॉट बी अचीव योर गोल। समझ लेना, आप बिना अपने मेंटोर के अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर सकते। मेंटोर कौन है? मेंटोर कौन है? आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं जिन्होंने आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, या फिर आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया है, जो आपको सही दिशा, या आपका कोई भी शुभचिंतक हो सकता है जो आपको गाइड करे। अब ये मेंटोर जो है उसकी भूमिका जो है, जो मैंने आपको पीछे भी बताई है, कि जो भी आप पूछ रहे हैं उसको एकदम क्लियर करें। दूसरी बात, उसके पास में यूपीएससी का लगभग 8-10 साल का अनुभव होना चाहिए, 8-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास यूपीएससी की खट्टी मीठी यादें होनी चाहिए, यादें मतलब एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि उसे सफलता और असफलता दोनों का ही अनुभव रहा हो। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके सानिध्य में रहकर आप तैयारी करेंगे, तो आप मान के चलें कि आपके सक्सेस के चांस 90% हो जाएंगे। 90% आपके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मेंटोर आपको लगातार गाइड करे, वीक में गाइड करे, या तो एक सप्ताह में गाइड करे, या तो आपको 15 दिन में एक बार गाइड करे, या आपको डेली गाइड करे, या जब आपकी जरूरत हो तब आप आकर के वो गाइड करे। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको लगातार उसका जो मार्गदर्शन है वो मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया है, आप ये बिल्कुल अभी किसी भी नए कोचिंग को, किसी भी नए कोर्स को, कोई भी हो, अभी बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे कि भाई अभी हमारा ये कोर्स आ गया है, फाउंडेशन कोर्स है, ये बेसिक कोर्स है, ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल कुछ मत करना, क्योंकि बदलाव आपको अंदर से करना है। और ध्यान आपका होना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियरिटी, जो मैंने आपको पीछे बताया वो सारा आपको, और अपनी रणनीति, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसे बदलना है। उसे बदलने के बाद में फिर आप देखेंगे कि आपको सक्सेस किस तरीके से मिलती है। मेंटोर याद रखना, एक बात याद रखना, ये मेंटोर आपको जरूर रखना है, एक मार्गदर्शक आपको जरूर रखना है।
एक मार्गदर्शक आपको जरूर रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने इतना ही, और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी। ये प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर है, आप जाकर के उसे पूरा देखें, ये वीडियो उसके साथ देखें। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना अनुभव है, 8 से 10 साल का मेरा यूपीएससी को लेकर का अनुभव है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप मान के चलें कि आपकी जो सफलता है वो 90% तक हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया है कि आप जरूर साइड वर्क जरूर करें थोड़ा बहुत, जहां से आपको 1000 या 500 रुपये डेली आप बना सकें, ताकि आपका ये जो प्रेशर है ये सब खत्म हो जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। और ध्यान रखें कि मैं साइड वर्क के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप साइड वर्क के चक्कर में धीरे धीरे आप अपने जो सपने हैं उनको ही भूल जाएं, जो यूपीएससी है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, वही आप भूल जाएं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने साइड वर्क स्टार्ट किया लेकिन बाद में यूपीएससी ही छूट गया जिसके लिए सब किया। तो उससे भी आप बचना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।